नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 21 मई दिन बृहस्पतिवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने घोषणा की कि वह कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वतंत्र समीक्षा शुरू करेगी। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स को लॉन्च किया है। इस समीक्षा का अगर मेन उद्देश्य की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति यानी कि कोविड-19 की उत्पत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दोषारोपण को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय दोषारोपण का अर्थात मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कंट्री ऐसे बोल रहे हैं कि चाइना ने इसको जन्म दिया और चाइना की वजह से ही फैल रहा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चीन को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इसीलिए स्वतंत्र समीक्षा हो इसकी, इसीलिए रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स को लॉन्च किया गया है। लगभग 116 देशों ने स्वतंत्र समीक्षा में प्रस्ताव का समर्थन किया है। भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस संकल्प के लिए यानी कि स्वतंत्र समीक्षा का जो प्रस्ताव लाया, कौन लाया, तो उसे ऑस्ट्रेलिया लाए। और ऑस्ट्रेलिया लाया इसीलिए स्कॉट मॉरिसन यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में इसका सारा काम किया जाएगा। आने वाले एग्जाम में WHO बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो WHO का गठन, WHO का हेडक्वार्टर, WHO द्वारा क्रियान्वित कार्य जो भी किए जा रहे हैं उन सारी चीज़ों की जानकारी आप रखिएगा। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके उनका है टेड्रोस अधोनाम। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जुड़ करके आ जाएगी आपके लिए कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने अभी बैठक में भाग लिया था 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। मैंने विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में बताया था कि यह एक ऐसी एजेंसी है जो कि WHO के लिए काम करती है। किस तरीके से आगे WHO काम करेगा, या कह सकते हैं कार्यकारिणी जितना काम होता है वो सारा विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्णित किया जाता है। इसके अध्यक्ष पद पर श्री हर्षवर्धन जी नियुक्त हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। 22 मई से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा, तो ये भी नीचे मेंशन कर लीजिए जब आप लिखिएगा चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP यानी कि हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया है। ये पहली बार है कि 12,000 इलेक्ट्रिक हॉर्स पावर इंजन का परिचालन शुरू कर दिया है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन निर्माण किया है किसने? फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम ने। ठीक है, एल्स्टॉम ने इसका निर्माण किया है और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है। इस लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ हुआ है? तो बिहार के मधेपुरा में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिहार के मधेपुरा में इसका निर्माण हुआ है। कहाँ? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इसका निर्माण हुआ है। गति की बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति रहेगी और अधिकतम 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है यह इंजन। भारत, अगर मैं उच्च हॉर्स पावर लोकोमोटिव की बात करूं तो दुनिया का छठा देश बन गया इसके बाद कि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हैवी लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाला दुनिया का छठवां देश भारत भी बन गया है। तो ये बात याद रखिएगा। रेल मंत्री हमारे कौन है? श्री पीयूष गोयल जी। आगे देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता राशि जारी की है। इस सहायता राशि का जो उपयोग होगा, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, इसे अन्य नाम से भी जानते हैं UNRWA। मैं दोबारा मेंशन कर दूं, नीचे लिखा हुआ है जैसे कि UNRWA, इसका बाकायदा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्ल्ड एजेंसी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्ल्ड एजेंसी। अगर इसका उपयोग करती है, कहाँ करती है? तो उपयोग फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मुद्दों पर इसका काम किया जाता है, जो राशि जारी करता है। देखिए, भारत 2 मिलियन जारी कर रहा है, तो भारत समय समय पर यह राशि बढ़ाता रहता है। जैसे 2016 में बात करूं तो 2016 में $1.25 मिलियन दिया, 2019 में $5 मिलियन दिया और 2020 में भी $5 मिलियन की बात कही है, लेकिन अभी हाल ही में $2 मिलियन जारी किए हैं। अब ये फिलिस्तीन शरणार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ तो फिलिस्तीन शरणार्थियों 3.1 मिलियन लगभग फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं जो कि पूरी तरीके से किस पर डिपेंड हैं? संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्ल्ड एजेंसी पर ही निर्भर हैं, जिनमें से हर साल 5,26,000 छात्रों को शिक्षित करने का काम भी UNRWA ही करती है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और इसके लिए आपको याद रखनी है। जैसे कि फिलिस्तीन की बात चली है, तो फिलिस्तीन में 1948 में जो युद्ध की स्थितियां बनी, इसीलिए शरणार्थी बने फिलिस्तीनी। ठीक है, दूसरी चीज, भारत के प्रतिनिधि कौन है फिलिस्तीन में? तो सुनील कुमार भारत के प्रतिनिधि हैं फिलिस्तीन में, यानी कह सकते हैं राजदूत का काम कौन करते हैं? सुनील कुमार जी। ठीक है, UNRWA यानी कि आपका यही संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का हेडक्वार्टर है जॉर्डन के अम्मान में। जॉर्डन के अम्मान में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये बात हमें भूलनी नहीं है कि जॉर्डन के अम्मान में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन आपका रिलीफ एंड
वर्ल्ड एजेंसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल द्वारा जारी नए मानचित्र को जारी किया गया है। अच्छा, नेपाल ने अभी हाल ही में अपना नया मानचित्र जारी कर दिया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, नेपाल ने जारी किया, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ भारत के क्षेत्र ऐसे हैं जिसे अपने नक्शे में नेपाल ने दिखाने का काम किया है। तो कौन कौन से देख लेते हैं, जैसे कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये 3 चीज़ों को शामिल किया है नेपाल ने अपने क्षेत्र में। ठीक है, भारत इन क्षेत्रों पर शुरू से दावा करता रहता है। और याद हो, अगर विदित हो, 5 अगस्त के जब धारा 370 खत्म हुई और उसके बाद लद्दाख एक यूटी के रूप में और जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में सामने आया अस्तित्व में, यूनाइटेड टेरिटरीज के रूप में, तब अक्टूबर 2019 में एक भारत का नया नक्शा बनकर तैयार हुआ और उसमें काला पानी और लिपू लेक को शामिल किया गया था अपने नक्शे में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि ये है क्या और क्या सारी व्यवस्थाओं, थोड़ा और गौर कर लेते हैं कि 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत, भाई भारत में ब्रिटिश का पूरा शासन था और नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में काम करता था। तब उसमें संधि हुई थी, उस संधि का नाम था सुगौली की संधि। और सुगौली की संधि के तहत कहा गया था जो काली नदी होगी वो नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में दर्शाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि जो काली नदी होगी वो पश्चिमी सीमा को बनाएगी, किससे? भारत से। इसीलिए काली नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भारत के दावे के ऊपर अगर मैं बात कर लूँ तो उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिला है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिलों में सुगौली की संधि के तहत जो लिम्पियाधुरा है जिसे दर्शाया है अपने में, उसी स्थान को काली नदी का उत्पत्ति बिंदु माना जाता है और यहीं से ही नेपाल की सीमा भी प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ये बार बार आपको सुनने में आ रहा है काली नदी काली नदी काली नदी। काली नदी है क्या? काली नदी शिवालिक श्रेणी से निकलती है। और शिवालिक श्रेणी क्या है? देखिए, हिमालय जो क्षेत्र है हमारा, हिमालय क्षेत्र को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। किस किस क्षेत्र में? हिमाद्री, शिवालिक, हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल। तो शिवालिक जो रेंज है इसी रेंज से निकल के आती है काली नदी। तो सुगौली की संधि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, किसके किसके मध्य हुई थी? तो आप बताइएगा, नेपाल और अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो वर्तमान में भारत ब्रिटिश ही कहे जाते थे या भारत में अंग्रेजों का शासन था 1816 के दौरान। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मैप के बारे में बड़ा विवाद हुआ है। आगे देखते हैं, अमेरिका की फर्म मॉडर्ना ने कोविड-19 वैक्सीन के सकारात्मक परीक्षण दिखाने शुरू कर दिए, यानी परिणाम जो आए हुए हैं सकारात्मक आए हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ इस बात को लेकर के? क्योंकि अभी फर्म मॉडर्ना ने अपना जो कह सकते हैं वैक्सीन का परीक्षण किया वो 8 लोगों पर किया है और इन लोगों को mRNA 1273 यानी 1273 नाम की वैक्सीन की खुराक दी गई है। तो ये 8 लोग ठीक हो गए हैं कोविड-19 के प्रभाव के कारण। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है क्योंकि जिनको वैक्सीन ट्राई की गई जिनके ऊपर, इन्हें कुछ लक्षण हुए, जैसे कि इनके लाल दाने पड़ने लगे। ठीक है, लालरी पूरे स्किन पे जहाँ पर वैक्सीन का प्रयोग किया गया। इसके अलावा जुखाम की या बुखार की शिकायतें भी देखी गई, लेकिन वो क्विकली थी, रिजॉल्व हो गई। 24 घंटे में वो लोग ठीक भी हो गए उन सब सारी प्रॉब्लम से। तो कह सकते हैं कि मे बी फर्म मॉडर्ना द्वारा जो निर्मित वैक्सीन है वो मे बी मार्केट तक आ जाएगी दिसंबर 2020 तक। ठीक है, अभी जल्द नहीं आएगी, अभी वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। तो दिसंबर 2020 तक की वैक्सीन में भी कि आपके सामने भी आ जाए कोविड-19 की। ठीक है, बहुत सारे देश दावा कर रहे हैं, इंडिया भी दावा कर रहा है, अभी तो फिलहाल तो इटली दावा कर चुका है और ये अमेरिका की नई फर्म मॉडर्ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है और पहली बार इसे मनाने का काम 2016 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, पराग कणों का निर्माण करने के लिए मधुमक्खी बड़ा इंपॉर्टेंट है और भारत की क्या नहीं कह सकता हूँ, विश्व की लगभग कह सकता हूँ 35% खेती पराग कणों पर ही निर्भर है। और जो अगर थीम की बात करूँ तो सेव टू बीज, यानी कि मधुमक्खियों को बचाओ, इसकी थीम थी इस प्रश्न की। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने 3 मुख्य परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है जो कि 8,000 करोड़ रुपए की थी। इनमें क्या क्या स्थगित किया गया है? यूके से मिलने वाले 20 अतिरिक्त हॉक प्लेन और अमेरिका से 30 जगुआर लड़ाकू विमान और 38 ट्रेनर विमानों को खरीदने की योजना शामिल थी, लेकिन अभी क्या कर दिया है, इसको मना कर दिया है। क्यों? आपको याद हो, नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत मिशन की शुरुआत की है। आत्मनिर्भर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो इंडिया की बनी हुई हों। अभी अभी हाल ही में अगर मैं और चर्चा करूँ तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, जितनी भी कैंटीन्स हैं, पुलिस कैंटीन, आर्मी कैंटीन, उनमें सब में स्वदेशी उत्पाद की बात करी गई है। तो भारत अब इस पर बड़ा बल दे रहा है, इसीलिए ये सारे हो सकता है मे बी प्रोजेक्ट जो हैं HAL को दिए जाएँ। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, मे बी। तो इसीलिए ये 8,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट को भारत ने डिनाई कर दिया है वायुसेना के। चलिए आगे देखते हैं जो भी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कितने कौन कौन से किन किन देशों से कुछ कुछ लेना था, तो मैंने मेंशन करके रखा हुआ है यहाँ पर। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। काम क्या करेगा नेशनल टेस्ट अभ्यास?
इस एप्लीकेशन को खासतौर पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन उम्मीदवारों को जेई मेंस और नीट जैसे एग्जामों के लिए मॉक टेस्ट में सहायता मिल सके, उन्हें इसलिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस आपको याद क्यों करना है? क्योंकि रिसेंट में अभी हाल ही में जो नीट का एग्ज़ाम होगा वो 26 जुलाई को होगा और जेई मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 18 जुलाई से लेकर के 23 मई तक की चलेगा। तो सरकार नहीं चाहती कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई दिक्कत आए, इसीलिए नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम के लिए मॉक टेस्ट लेने के लिए एक पूरा एप्लीकेशन डेवलप किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कौन है मंत्री इसका, जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ द्वारा जारी रिपोर्टानुसार भारत के निर्यात में 20% की गिरावट आई है। ये बहुत बड़ी गिरावट है कोविड-19 के प्रभाव के कारण। अगर मैं बात करूं, इस संगठन के अनुसार यह राशि लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर होगी। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि 20% की गिरावट के कारण 50 से 60 बिलियन डॉलर होगी। ये राशि आंकी है इन लोगों ने, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और याद रखनी है कि इस संगठन की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय के तहत की गई थी। तो मैंने आज से आपके 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। एक तो वाणिज्य मंत्रालय कौन संभालता है, पहली चीज़ वाणिज्य मंत्रालय किसके पास में है आप ये बताइएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपसे पूछी थी WHO की स्थापना किस वर्ष हुई, और तीसरी चीज़ आपसे मैंने ऊपर पूछा मानव संसाधन विकास मंत्री हमारा कौन था। तो ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कुछ समझने में तो निश्चित रूप से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।